मैं आप सभी पत्रकार बंधुगण का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहां पे आए, उसके लिए मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप लोग का धन्यवाद करता हूं। करीब 38 घंटे का रेड जो आईटी विभाग के द्वारा मेरे घरों पर मारा गया, मैं उसके के लिए और उसकी जानकारी मीडिया बंधुओं के बीच में और झारखंड की जनता के बीच में साझा करने के लिए बैठा हूं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल जीवन से बिलोंग करता हूं और मेरा ये फर्ज बनता है कि मेरे जीवन काल में जो भी घटना घटे वो सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में आए, उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूं। भले आयकर विभाग की टीम बिना प्रेस ब्रीफिंग के चली गई, लेकिन मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनके तरफ से जो कुछ कार्रवाई की गई और बाकायदा पंचनामा में स्टैम्प ड्यूटी लगाते हुए जो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, उस डॉक्यूमेंट्स को मैं मीडिया के समक्ष रखूं ताकि झारखंड की जनता भी उसे देख सके। मेरे 3 घरों पे रेड मारा गया था, उसके लिए मैं यहां पे उपस्थित हुआ हूं। मेरे पटना आवास पर आईटी का रेड कंडक्ट हुआ। उस आवास पर कोई नहीं रहता है, किराएदार रहते हैं और पंडित जी रहते हैं और एक केयर टेकर रहता है। उस केयर टेकर के माध्यम से रेड कंडक्ट हुआ गया। उसे वहां पे बनाया गया प्राइम विटनेस और वहां के रेड कंडक्ट पर जो पटना आवास का रेड है, उसमें जो अधिकारी लोग इन्वॉल्व थे, उसमें मनीष कुमार जी मेन लीड कर रहे थे। उन्होंने जो दस्तावेज प्रोवाइड किया, जो कि मेरे समक्ष है, और उनको मिला क्या वहां से एक बंच ऑफ शीट, एक रजिस्टर उन्हें मिली। उस रजिस्टर में, क्योंकि वो घर मेरी मां के नाम से है और मेरे पिता ने वो घर बनवाया था, तो वहां पे जो किराया लिया जाता है फ्लैट पे, उस फ्लैट पे किराया किस किराएदार ने क्या क्या किराया दिया है, उसकी जानकारी उस रजिस्टर में थी और 600 रुपया उस घर से बरामद हुआ है आईटी विभाग को। दूसरा रेड जो कंडक्ट हुआ, और ये रेड जो पटना वाला कंडक्ट हुआ, ये परसों वहां से लोग चले गए थे। दूसरा रेड जो कंडक्ट हुआ वो कंडक्ट हुआ मेरे ढोरी स्थित आवास पर, जो सीसीएल का आवास है, जिसमें मेरे पिता पहले रहते थे। पहले उनके नाम पे था और विधायक बनने के बाद कोल इंडिया ने वो घर मेरे नाम पर किया। वहां पे जो इनको मिला उसकी कॉपी यहां पे है। रेड कितने बजे तक चला, कितने बजे तक नहीं चला, जो मेरी मां का गहना मिला, जो वैल्यूअर के हिसाब से वैल्यूएशन उन लोग ने लगवाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो 11,75,300 कुछ रुपए का है, जो मेरे बेरमो आवास से मिला। उसकी कॉपी है यहां पे, जो मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूं। उसके बाद जो पैसे मिले वहां पे, 500 रुपए के 500 के नोट 67 पीस, 200 के नोट 66 पीस, 100 के नोट 73 पीस, टोटल 54,000 रुपए कैश मेरे बेरमो स्थित आवास पर, जो मेरे कंस्टिट्यूएंसी में, वहां पे मिला। उसके बाद जो बैंक अकाउंट्स डिटेल्स उन लोग को वहां से मिले। मेरे पिता के नाम पर एक डच बैंक का अकाउंट मिला, मेरी मां के नाम पर एक एचडीएफसी का अकाउंट मिला, मेरे नाम पे एक आईसीआईसी बैंक का अकाउंट मिला जो अब बंद हो चुका है। फिर मेरी मां के नाम पर एक एसबीआई डोरंडा में, जो विधानसभा का ऑफिशियल बैंक है, जिसमें मेरी मां का पेंशन आता है, वो अकाउंट उन्हें मिला।
उसके बाद मेरे पिता का एक सेंट्रल बैंक का अकाउंट मिला और मेरे भाई की जो कंपनी है उसका एक अकाउंट मिला। दो मेरी मां ने स्वयं इच्छा अनुसार बिना किसी जोर जबरदस्ती के मेरी मां के 2 लॉकर हैं। एक लॉकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटेल नगर वाले अकाउंट में है जो उन्होंने दिया है मेरी मां ने, उसका चाबी उनको दे दिया गया है और अभी ऑपरेशनल अथॉरिटी के द्वारा उसको ऑपरेट करने से अभी रोका गया है। दूसरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेम विधानसभा ब्रांच में मेरी मां का है। जो लॉकर है वो दोनों लॉकर की चाबी उनको दे दिए गए हैं। कुछ वहां से पेपर्स वो लेके गए हैं जिसका जानकारी वो मेरे से बाद में पूछेंगे। ये मेरे बेरमो आवास का है, डोढोरी आवास का। तीसरा रेड जो इन्होंने कंडक्ट किया, तीसरे रेड में जो मेरे घर पे कंडक्ट हुआ वो सव्यसाची कुमार DCIT कोलकाता के द्वारा कंडक्ट किया गया। और यहां पे जो उन्होंने दिया, जो सीज किया उन्होंने बंच ऑफ लूट शीट, वो बंच ऑफ लूट शीट जो है वो 2 चीज है जो मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहला है कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं उसमें जो पूर्व में एक घोटाला आप लोग के सामने आरोप लगा था सरकार पे कि इसमें धांधली हुई है और अमिताभ चौधरी पे भी आरोप लगा, सब पे लगा। तो उसके जो अभ्यर्थी थे वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे वो शीट्स दिए थे कि आप इसका विधानसभा में इसके माध्यम से आप सवाल उठाएं। वो शीट पड़ा हुआ था, वो शीट वो ले गए हैं। और किसी एक मेरे दोस्त ने एक प्रॉपर्टी बेचवाने के लिए अपने जमीन का कागज भेजा था मुझे कि मेरा एक प्रॉपर्टी है वो बेचवाने में मेरी मदद कर दे, मुझे बायर नहीं मिल रहा। वो ले गए, 2 शीट ले गए हैं जिसका यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। और मेरे मोबाइल का और मेरी वाइफ के मोबाइल का, मेरे बच्चों के मोबाइल का बैकअप ले गए। जो हार्ड डिस्क में उन्होंने बैकअप लिया है वो सील्ड किया गया है और मेरे द्वारा साइन की गई है, मेरे वाइफ के द्वारा साइन किया गया है कि हम लोग बैकअप अपनी मर्जी से दे रहे हैं। मैंने तो उनको बोला था आप मेरा मोबाइल ले जा सकते हैं और जितने दिन में आपको जांच करना हो आप मोबाइल को अपने पास रखें, फिर आप मेरे को मोबाइल दे दें। लेकिन फिर उनका ऊपर से खबर आया कि नहीं, मोबाइल छोड़ दो, बैकअप ले लो। उसके बाद मेरे यहाँ जो उनको बैंक अकाउंट डिटेल मिले हैं, एक्सिस बैंक का मेरा एक अकाउंट का वो डिटेल लिए हैं कि ये आपका अकाउंट है, एक मेरी वाइफ का अकाउंट है, प्लस ये तमाम बैंक अकाउंट्स हैं जो मेरी वाइफ, मेरी माँ और मेरे नाम पर है। इसमें मेरी वाइफ का एक उन्होंने लॉकर भी आइडेंटिफाई किया जो मेरी वाइफ ने उनको स्वयं अपनी इच्छा से लॉकर की चाबी दी है और वो लॉकर का चाबी के साथ वो सीज डॉक्यूमेंट के साथ मुझे प्रूफ देके गए हैं। यहां पे जो पैसा मिला 500 के 182 नोट्स मिले, 200 के 1 नोट मिला और 100 के 2 नोट्स मिले। ये मेरे रांची आवास में जो पैसा मिला, जो कैश मिला, उसमें 91,400 रुपीज मेरे रांची आवास से उन्हें मिला, जिनका उन्होंने नोटिंग लिया, हमसे सिग्नेचर कराया और फिर पैसा हमारे को वापस देके चले गए। उसके बाद उन्होंने जो मैंने नॉमिनेशंस में जो जमीन दिए डिक्लेयर किए थे, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो मेरी माँ का हो, चाहे वो मेरे पिता के द्वारा लिया गया हो, उसमें उन्होंने पूछा कि क्या क्या ये आपकी जमीन है, तो मैंने बोला ऑलरेडी मैंने नॉमिनेशन में दिखाया हुआ है, आप पता कर सकते हैं, उसका डिटेल है। ये लॉकर का जो चाबी हम लोग ने दिया है उसका उन्होंने हमें रिसीविंग दिया है। मेरे घर में 6 पासपोर्ट मिले हैं, जिसमें मेरा पासपोर्ट है, मेरी वाइफ का है, मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटा है और एक मेड जो मेरे घर में बहुत पुरानी मेड है, उसका पासपोर्ट। ज्वेलरी जो रांची स्थित आवास पर मिला,
जिसका उन्होंने वैल्यूएशन लगाया उसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ है और डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर 9,91,000 का सोना और 96,000 रुपीज का चांदी, टोटल मिला के 10,84,422 रुपीज का इनकम टैक्स के द्वारा ये वैल्यूएशन लगाया गया है, जिसका वैल्यूअर कुलदीप सन्स यहाँ के हैं एक शायद, उन्होंने किया है। अपना वैल्यूएशन शीट भी वो लगा के देके गए। अब ये तमाम चीजें थी जो मुझे आपको दिखानी थी, क्योंकि बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि मशीन मंगवाई गई है, अंदर गुप्त लॉकर्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर्स आपके सामने है, पंचनामा आपके सामने है। आईटी के अधिकारियों ने बहुत कॉपरेट किया है, हमें हरास नहीं किया है, लेकिन उनकी रेट 2 दिन पहले ही खत्म हो गई थी, परसों ही। उसके बाद भी वो मेरे घर पे बने रहे, मेरे बेरमो आवास में भी बने रहे, मेरे पटना आवास को छोड़ दिया गया, लेकिन ये दोनों आवास में बने रहे। और पूरी रेट कंडक्ट होने के बाद उनको शाम में ऊपर से ऑर्डर आए तो वो चले गए। जिस तरीके से रेड कंडक्ट हुआ, मैंने वारंट को देखते हुए कोऑपरेट किया, हमारे पूरे परिवारगण ने कोऑपरेट किया और रेड कंडक्ट करने के लिए उनको खुली छूट दी गई। बेरमो आवास में 1-2 जगह उन लोग ने दीवार को तोड़ा। अब वो दीवार बनाएगा कौन मेरे घर का, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं मिला। मैं इसलिए आप लोग के बीच में आया हूं ताकि आप लोग के भी मन में बहुत सारे सवाल 2 दिन से चल रहे होंगे। मैं एक एक करके सबका सवाल का जवाब दे दूंगा, चाहे आप लोग 1 घंटा बैठाइए या 2 घंटा बैठाइए, क्योंकि हमारा परिवार शुरू से सार्वजनिक जीवन जिया है और जनता के बीच में और पत्रकारों को सम्मान देते हुए राजनीतिक जीवन का निर्वहन किए हम लोग। तो इसीलिए मैं आया हूं, क्योंकि इतने ज्यादा स्पेकुलेशंस किए जा रहे थे। मेरी आय बता दी गई कि इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा ये सूचना मिली है कि अनूप सिंह की प्रतिदिन की कमाई 1 करोड़ रुपया। ऐसा तो किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने पंचनामा में नहीं दिया और ना ही किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने ब्रीफिंग दिया, लेकिन पता नहीं अखबारों ने ऐसा क्यों छापा। उससे कहीं ना कहीं मुझे चोट जरूर लगी, मेरे छवि को नुकसान जरूर हुआ। आगे बस इतना विनती करूंगा आप सभी भाई बंधुओं से कि किसी के बारे में भी छापना आपका हक बनता है, आपका वो राइट्स है, लेकिन अगर कोई जानकारी आपको मिलती है तो कृपया करके उस आदमी से आप पूछ लें कि आपके बारे में जो जानकारी मिली है वो सही है या गलत है, और उसका भी बयान आप लगाएं। बिना अगले व्यक्ति का बयान लगाए हुए आप कोई खबर बना देते हैं। आज उस खबर के अनुसार 35 साल का पॉलिटिकल कैरियर, अगर इलेक्टेड पॉलिटिकल कैरियर देखें तो 30 साल का मेरे पिता का, 50 साल उनके राजनीतिक जीवन और करीबन 20 साल मेरे राजनीतिक जीवन का हो गया। तो आज कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचा है कि नाम बनाने में बहुत दिन लग जाते हैं, लेकिन एक गलत खबर जो बहुत ज्यादा नुकसान, किसी की छवि को, किसी के परिवार को नुकसान दे सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो निश्चित तौर पर आपका राइट्स बनता है छापने का। अगर आपको प्रेस ब्रीफिंग मिलती है इनकम टैक्स के द्वारा या सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा या जांच एजेंसीज के द्वारा, तो राइट्स बनता है। लेकिन आज उस खबर से कहीं ना कहीं मेरी दोनों बेटियों को भी ठेस पहुंचा है। उनके भी स्कूलों में बातें हो रही हैं, वो आई तो उन्होंने बताया कि पापा ऐसा ऐसा बात मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, हम स्कूल में क्या बोले क्या नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं, और ऐसा कोई खबर ही नहीं था जिस हिसाब से छापा गया, और वो पुष्टि भी हो गई रेड के बाद। तो मैं बस आप लोग से विनती करूंगा कि अगले बार अगर किसी के बारे में भी आपको कुछ खबर मिले तो उस आदमी का बयान जरूर ले। अब आगे जाके जब इतना बड़ा आदमी मुझे घोषित कर दिया गया है, तो मैं आयकर विभाग से निवेदन करूंगा कि मेरी सुरक्षा और मेरी बेटियों की सुरक्षा, मेरे बेटे का सुरक्षा, मेरी वाइफ का सुरक्षा का भी वो ध्यान रखें, क्योंकि कल को नक्सल अटैक हो सकता है। मेरे से माफिया लोग लेवी मांगने की धमकी दे सकते हैं, मारने की कोशिश कर सकते हैं।
मेरे बेटी मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन पे खतरा मंडरा सकता है। मेरी वाइफ अपने लाइफ का निर्माण करती है, उस पे खतरा बन सकता है। क्योंकि इनकम टैक्स के किसी अधिकारी ने ये नहीं बोला, लेकिन एक मीडिया हाउस ने ये छापा, और उस मीडिया हाउस के छापने से मैं 365 करोड़ रुपया कमाने वाला एक साल में व्यक्ति हो गया। अब मैं 365 करोड़ का व्यक्ति हूं तो निश्चित तौर पर मेरे ऊपर खतरा तो मंडराएगा, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि मेरे से ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन उस मीडिया हाउस के मुताबिक कोई आज के डेट में झारखंड में होगा। मेरी कमाई तो सबसे ज्यादा हो गई, महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे खबरों से हम लोग को बचना चाहिए। आप लोग यहां पे आए, आप लोग ने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अगर आप लोग का क्वेश्चन कुछ है तो मैं एक एक करके आप लोग के क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जब तक आखिरी व्यक्ति का जवाब नहीं दे देता मैं यहां से जाऊंगा। आपने इतना लिस्ट दिखाया, उसके हिसाब से अब आपके मुताबिक आप बिल्कुल क्लीन हैं, तो क्या लगता है ये सर ये मैं एक पॉलिटिकल प्रतिशोधिता की सर ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ईडी के ये इनकम टैक्स के अधिकारी बोल रहे हैं कि मैं क्लीन हूं। चलिए उनकी भी मान लेते हैं, फिर ये रेड क्यों हुई? ये रेड कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये रेड कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश, झारखंड सरकार में जो लोग, जो विधायकगण झारखंड सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की साजिश। क्या आपको लगता है कि आपको डराने की कोशिश हो रही है? लोग समझते हैं कि डरा कर हम अपना काम करा लेंगे, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं डरने वाले व्यक्ति में से नहीं। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो निश्चित तौर पर मैं डरूंगा। मैं गलत करता नहीं हूं, ना मेरे पिता ने गलत करना मुझे सिखाया है। मैंने पढ़ाई से अपने दिनचर्या को नहीं निभाया, मैंने अपने पिता के संस्कारों से अपने दिनचर्या को निभाया। मैं उनके साथ बड़ा हुआ हूं और उन्होंने मुझे सिखाया है कि समाज में कैसे रहते हैं। अभी आपने बताया कि ये रेट परसों ही खत्म हो गई थी, तो 2 दिन तक अधिकारी लोग घर पे कर क्या रहे थे? 2 दिन तक अधिकारी लोग बातें कर रहे थे, मेरे से बातें कर रहे थे, बेचारे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि हमें ऊपर से प्रेशर है कि रहो रहो रहो। ये आईटी वाले लोग बता रहे थे कि ऊपर से प्रेशर है उन लोग जी, तो आप रहो वहां पे। बार बार एक ही सवाल का जवाब पूछ रहे थे मेरे से कि आप जो घर बना रहे हैं वो घर आप कैसे बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर मैं घर बना रहा हूं, पुंदाक में मेरा घर बन रहा है, और ये जमीन 2006 में मेरे पिता ने ली थी जो मेरे मां के नाम पर थी। क्योंकि मेरे को विधानसभा से लोन लेना था तो मैंने अपने सैलरी अकाउंट से 10 लाख रुपए का रजिस्ट्री ड्यूटी देते हुए टोटल 12 लाख रुपए का मैंने सैलरी अकाउंट से पेमेंट किया गवर्नमेंट को, और अपनी मां से उस जमीन को गिफ्ट डीड पे लिया। वो G+2 घर बन रहा है मेरा, और 2006 के जमीन पर बन रहा है। और मैंने विधानसभा में 1.5 करोड़ रुपए का लोन का अप्लाई भी किया कि मेरे को वो घर बनाने के लिए लोन चाहिए, आप दें। तो उस लोन के आधार पर मेरे को वो जमीन मॉर्गेज करना पड़ता है। तो वो जमीन मॉर्गेज तभी हो पाएगा जब आपके नाम पर वो जमीन रहेगा। तो मैंने अपनी मां से ही मां का जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए 12 लाख रुपए का स्टैंप ड्यूटी देके, जो नियम है उसके अनुसार मैंने वो लिया। फिर वो बोल रहे हैं कि आप G+2 घर बना रहे हैं, तो इसका अभी तक कंस्ट्रक्शन किया हुआ। मैं बोला सर कॉलम और कास्टिंग मिला के फर्स्ट फ्लोर का ढलाई हो चुका है, ब्रिक वर्क थोड़ा सा हुआ है, बाद बाकी बैरल लैंड है वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बोले 50-60 लाख रुपया लगा होगा अभी तक। मैं बोला सर निश्चित तौर पर लगा होगा। तो बोला उसका पेमेंट कैसे किया आपने? मैं बोला सर 18 लाख रुपया मैंने अपने सैलरी से बचा के 18 लाख रुपया अपने सैलरी से वेंडर्स को पेमेंट किए हैं, बाद बाकी मैंने पेमेंट अभी नहीं किया है। आप वेंडर्स से जाके पूछ सकते हैं, जो मेरे वेंडर्स हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं कि मैंने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। और ये कोई नया चीज तो है नहीं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर काम करता है तो छड़ सीमेंट ईटा बिल निकलने के बाद ही उनको पेमेंट करता है। तो मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं जो ड्यू वेंडर्स हैं उनको मैं पेमेंट करूंगा। अभी मैंने 18 लाख रुपया पेमेंट किया है, और आगे जाके मैं लोन भी ले रहा हूं, और लोन शायद नहीं मिलेगा तो मैं घर भी नहीं बना पाऊंगा। यही सब चीज पे वो फोकस कर रहे थे कि नहीं आप आखिरी में कुछ बता दीजिए कि आप ये घर कैसे बना रहे हैं, कुछ बता दीजिए, हमें ऊपर से बहुत प्रेशर है। मैं बोला सर
जो था मैंने बता दिया। अब आगे आपको सुनना है होगा या फिर और जांच करनी होगी तो आप मुझे बुला लें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं अपने सीए के साथ बकायदा जो जो आपको पेपर चाहिए उसके साथ मैं पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को 21 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाजिर होने के लिए नोटिस इशू किया है और मैं उस दिन जाऊंगा। उसके बाद जो वो कुछ मांगेंगे मेरे से मैं वो डिटेल्स दूंगा। अच्छा, एक सवाल है, आप पे 21 नवंबर 21 नवंबर यहीं पर रांची वाले में नहीं? नहीं, अब जो भी इंक्वायरी कंडक्ट होगी वो रांची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। बोकारो से जो अजय सिंह के वहाँ से कैश बरामद हुआ है, उनसे आपका क्या संबंध है? कहा जा रहा है पेपर पे। मैं बता देता हूँ। देखिए, जब एक पॉलिटिकल जीवन में एक आदमी बहुत ऊंचाई पे जाता है तो उससे सब लोग सटना चाहते हैं। अजय सिंह मेरे पिता के बेहद करीबी माने जाते थे। 2001 में जब मैं झारखंड आया अपनी बाहर की पढ़ाई कंप्लीट करके, तो मैंने देखा कि मेरे पिता अजय सिंह के चलते ज्यादा बदनाम है और जो 2 चुनाव मेरे पिता हारे उसमें अजय सिंह का बहुत अहम रोल था। तो मैंने अजय सिंह का विरोध करना शुरू किया। अजय सिंह पिछले 1 दशक से, मतलब 10-12 साल से मेरे परिवार से उनका कोई रिश्ता नहीं है और शायद बेरमो का एक बच्चा जानता होगा, एक बच्चा, कि अजय सिंह मेरा घोर विरोधी और मैं अजय सिंह का घोर विरोधी हूं। अजय सिंह कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है। बड़े आदमी के साथ सब नाम जोड़ना चाहते हैं तो अजय सिंह ने अपने आप को राजेंद्र बाबू का साला बताया और राजेंद्र बाबू ने भी उस रिश्ते को कबूल करते हुए उन्हें अपना साला बोलना शुरू किया। मैं भी उनको मामा बोलता था क्योंकि रिलेशन का कोई भी परिभाषा नहीं होता है और आज भी मैं मामा बोलता हूं। लेकिन अजय सिंह मेरे मामा नहीं लगते हैं, मेरे दूर के चाचा हैं, उनके वो साले। बिगन बाबू एक हमारे यहाँ उद्योगपति होते थे, उनके वो साले हुआ करते थे अजय सिंह। और लोग बोलते थे कि भैया बिगन बाबू के ओरिजिनल साले अजय सिंह हैं लेकिन उनका तो ओरिजिनल बहनोई राजेंद्र बाबू कहलाते हैं। अजय सिंह जो है वो कहीं ना कहीं प्रतुल सादेव जी के भी मामा है और मेरे से करीबी रिश्ता प्रतुल भाई का है क्योंकि प्रतुल भाई भी मेरे दूर की फुआ के बेटे हैं। तो उस हिसाब से अजय बाबू उनके बहुत करीब के मामा लगे। तो यही रिश्ता है। और अजय सिंह ने पिछले चुनाव में मेरे पिता का विरोध किया था, मेरे चुनाव में विरोध किया था। और मिरांग शेखर जो गोपाल सिंह पूर्व सीएमडी कोल इंडिया, पूर्व चेयरमैन कोल इंडिया के बेटे हैं, जो बेरमो से दावेदारी कर रहे थे, तो मिरांग शेखर का रहना खाना पीना अजय सिंह के अपने बहनोई बिगन सिंह के घर पे होता था। और मिरांग शेखर सीएमडी गोपाल सिंह के रहते हुए मिरांग शेखर जब भी बेरमो जाते थे उनका आवासीय कार्यालय बिगन सिंह का घर था। और अजय सिंह बिगन सिंह के अपने साले हैं। और तमाम फोटो है मेरे पास जब अजय सिंह और मिरांग शेखर एक साथ हैं। तमाम फोटो है मेरे पास जब चंद्रप्रकाश चौधरी अजय सिंह एक साथ हैं, क्योंकि उनका नाता कांग्रेस से टूट के बीजेपी में चला गया था। और अजय सिंह मिरांग शेखर के साथ उनको प्रमोट कर रहे थे चुनाव में। तो अजय सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे पिता के साथ उन्होंने बरसों तक काम किया, लेकिन करीब 1 दशक से वो मेरे घर से उनका कोई नाता नहीं है। अजय सिंह वही व्यक्ति हैं, जब मेरे पिता विधायक बने तो एक गरीब ने जब मुझे अप्रोच किया कि उसके नाम पर अजय सिंह उसके घर में रह रहे हैं, तो मैंने अजय सिंह का जो ये करतूत था वो सीएम ऑफिस में सूचना देने का काम किया ट्वीट के माध्यम से। और उस व्यक्ति ने जब ट्वीट किया तो सीएम साहब ने रीट्वीट करते हुए बोकारो एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी को कार्रवाई करने के लिए कहा। अजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिसने मंदिर परिसर के आवास का घर को किराया पे चढ़ाया हुआ था। और आप लोग को एक घटना वीडियो फुटेज के माध्यम से मिल जाएगी अगर आप फेसबुक के माध्यम से पूर्व में जाएंगे या मीडिया के माध्यम से, कि उस घर को जब मेरे पिता जीते तो मैंने उस घर को अजय सिंह से मुक्त कराया और मंदिर परिसर को वापस किया। अजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिसने सरकारी भवन को कब्जा करके रखा हुआ था
और उस भवन को भी मैंने खड़े होके अजय सिंह से मुक्त कराया वीडियो और सीओ के माध्यम से। तो अगर अजय सिंह मेरे सपोर्टर होते तो मैं अजय सिंह पे इतना कार्रवाई नहीं कर रहा होता। तो इसलिए अजय सिंह से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। एक सवाल ये रहता, आपने कहा कि ये जो रेड है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और अजय सिंह से मेरा संबंध नहीं है, तो फिर अजय सिंह ने रेड क्यों कर दी है? सर, जिसने भी इंफॉर्मेशन देने का काम किया उसने पूरी होमवर्क नहीं की, उसको शायद ये लगा कि अजय सिंह तो राजेंद्र बाबू के करीबी थे तो अनूप सिंह के भी करीबी होंगे। तो यही कारण है कि उसने पूरी होमवर्क नहीं की। दो बड़े व्यापारियों के यहाँ भी छापा पड़ा और एक विधायक के यहाँ भी छापा पड़ा, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा आप ही रहे, इसको आप कैसे? आप लोग का प्यार है जो मुझे चर्चा में रखता है। अनुप जी, जिस तरह से आपने कहा कि जो भी एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है, तो आगे क्या आप कोर्ट में जाएंगे, आगे की कार्रवाई क्या किस तरह से? देखिए मैं कोर्ट में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूर्व में भी मैंने एक मीडिया एजेंसी पे 50 लाख का मानहानि का केस किया था तेनूघाट कोर्ट में, बकायदा स्टैंप ड्यूटी 5 लाख का जमा करते हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब मैं फिर से अपना व्हाइट मनी का पैसा मानहानि के लिए इस्तेमाल करूं, मैं वो पैसे को घर बनाने में इस्तेमाल कर लूंगा, तो इसलिए मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही है, लगातार सरकार जिस तरह से आरोप लगा रही है, तो आगे कदम क्या होगा आपकी? आगे कदम ये होगा कि सही पार्टी को मेहनत करके केंद्र में बैठाया जाए।